जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए का। एक बस कंडक्टर बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो आगे जाके बना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का लेजेंडरी एक्टर। हिंदी फिल्म में कॉमेडी का एक नया आयाम इन्होंने पेश किया। जॉनी वाकर साहब, आज आप घर पर बैठे हुए हैं, इतना लंबा सफर तय करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या है कि जब से बॉलीवुड शुरू किया ना नाम, तब से मैंने उससे पहले से काम बंद कर दिया था। मैंने 1983 से काम बिल्कुल बंद कर दिया है। बंद करने का सबब ये था खाली कि मैं कॉमेडी जो मैंने की है, वो हमेशा क्लीन कॉमेडी रही है, बहुत ज़्यादा क्लीन कॉमेडी। उसमें फैमिली को ज़रा भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 300 से ऊपर पिक्चरों में काम किया है, लेकिन सेंसर में कभी मेरा एक वर्ड तक नहीं कटा। ये मेरी क्लीन कॉमेडी का एक बड़ा प्रूफ है। और जब से ये डबल मीनिंग और डबल मीनिंग बाद वल्गैरिटी जब से शुरू हो गई है, उस वक्त से मैंने काम बंद ही कर दिया। ये आपका एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट था आजकल की जो कॉमेडी का ढर्रा जो स्टाइल बना है उसके बारे में, या उसके खिलाफ? प्रोटेस्ट वगैरह कुछ ही नहीं था। मेरे मिजाज को समझ में नहीं आई चीज़, और मैं ये काम करना नहीं चाहता था इस टाइप से। और लोग डिमांड करते थे कि जानी भाई आजकल ये चल रहा है, तो मैं ये कहता था भाई मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं चल सकता। मेरे में अकल इतनी नहीं है कि मैं इस तरह के कोई डबल मीनिंग के काम कर सकूं। इसलिए सबके साथ मैं हुज्जत करूं, बहस करूं, उनको कन्विंस करूं। उससे बेटर ये है कि बहुत नाम कमा लिया, बहुत फेम कमा ली, बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंच गया, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो खामखा क्यों आगे बढ़ो और नाम खराब करूं मेरा अपना। आपकी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, क्या तब आपने ये सोचा था कि आपको ये मुकाम हासिल होगा? नहीं, सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शौक बचपन से बहुत ज़बरदस्त था फिल्म में काम करने का, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना ऊंचा पहुंच जाऊंगा। मुझे खुद ताजुब होता है, ना कोई मेरी कोई ख़ास एजुकेशन हुई, कुछ नहीं हुई। उसके बाद अल्लाह ने इतना नवाजा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत ज़्यादा। और जो सवाल आपने किया था ना कि अब आपको कैसे लगता है करोड़ों आदमियों का वो है, तो उसके लिए मालूम मेरा क्या फार्मूला है? मेरे ज़िंदगी में सब फार्मूले बना रखे हैं और उस पर अमल करता हूँ। तो पहले मैंने डिसीजन मालूम क्या लिया है, जो दूसरा आदमी लेता। 1966 का मेरा डिसीजन है, जब मैं बहुत टॉप में था, बहुत नाम था मेरा, बहुत इज्जत थी। उस वक़्त मैंने ये सोचा कि अल्लाह ने इतना नवाज दिया, कभी सोच नहीं सकते थे, कभी मैंने ख्याल तक नहीं किया था, कभी ख्वाब में भी, कि मुझे इतना नवाजेगा अल्लाह। उस वजह से मगर मेरे दिमाग में ये दो बातें उस वक़्त आई। क्या आई कि अल्लाह की तरफ से आदमी के लिए कोई नेमत है, सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए खुदा की तरफ से, तो सिर्फ दो चीज़ें हैं सबसे ज़बरदस्त, वो दो है खुराक और नींद। जिसको अल्लाह ये टाइम से नसीब कर दे, मेरे ख्याल से उससे बढ़ के नसीबदार में दुनिया में किसी को समझता ही नहीं। जब ये सोचा तो मैंने कहा इस पर अमल करना चाहिए। रोज़ाना 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो फ़ायदे का क्या? ये तो ऊपर वाला सोचेगा इसको तो शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ गलत पार्टी को दे दिया। समझे ना? इसलिए उस दिन से मैंने ब्रेक लगा दी कि आज से 6.5 लाख रुपए घंटा दे तो काम नहीं करने का, और संडे के दिन 10 लाख रुपए दे तो काम नहीं करने का। 66 का डिसीजन है मेरा, दूसरा आदमी कोई ले नहीं सकता है। तो वो लिया जब से, टाइम से खाता हूँ, टाइम से सोता हूँ, मज़ा करता हूँ, आराम से रह रहा हूँ, कोई ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोग आके पूछते हैं, जैसे पहले सवाल आपने किया था मैं जवाब दे रहा था, उसका आपने बीच में दूसरा सवाल कर दिया। उसके लिए मैं लोगों से ये कहा करता हूँ कि मैंने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करके देख लिया है। तो पूछते हैं अभी आपको कैसा लगता है, घर में बैठे रहते हो, आपने तो काम भी बंद कर दिया है। तो मैंने कहा पहले मुझे अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि तेन सिंह हिमालय पहाड़ की चोटी पे गया, चढ़ के झंडे गाड़ के वहाँ चिपका हुआ है, झंडे गाड़े और आ गए। हमने भी झंडे गाड़ दिए और बैठे मजा ले रहे हैं, कौन जाता है कौन आता है देख रहे हैं, मजा आता है। आज तो कोई गया तो बता दो मुझे भाई। जी, आपने कहा कि ऊपर वाले ने जिसे आराम की नींद और समय पे खुराक खाना दिया हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा और दुनिया में कुछ नहीं। लेकिन ये आराम की नींद पाने के लिए पहले आपके संघर्ष वाले जीवन में, जिसे आजकल बोलते हैं स्ट्रगल, तो स्ट्रगलिंग टाइम में तो आपकी नींद बहुत हराम हुई होगी। ये तो बता रहा हूँ मैं, स्ट्रगल के टाइम पे स्ट्रगल भी बहुत की,
बेहिसाब स्ट्रगल की है। अब वो बताने जाऊंगा तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। अब क्या है कि मैंने, चूंकि बड़ी बहुत फैमिली थी हमारी, 10 बहन भाई, फादर मदर, 12 आदमी थे हम लोग। 12 आदमी 1942 में फादर हमपुर सबको लेकर बम्बई आ गए थे, और 42 से मेरे पास जिम्मेदारी है 12 आदमी की, और जो आज तक है। और सब जिम्मेदारी को मैंने आज तक सब खत्म कर दिया, सब खत्म मैंने पूरी कर दी, और आराम से सुकून के साथ बैठा हूँ। काम भी मैंने जब से डिसीजन लिया कि नहीं करना, नहीं किया। फिर एक बीच में 15 साल के बाद अभी मैंने एक पिक्चर की थी, वो भी मेरे को पीछे लग गए थे, वो कमल हासन साहब। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है इंडिया का, वो भी बहुत अपनी जगह नंबर 1 है वो भी। तो उसने मेरे पीछे बहुत रिक्वेस्ट की मेरे को, जाने साहब जिस तरह की आप करते थे कॉमेडी, उसी तरह की मेरी कॉमेडी पिक्चर है, आप प्लीज़ करिए। बहुत तो मैंने कसम तो खाई नहीं थी मैंने, इसलिए तो फिर अभी क्या हो गया, तो माहौल भी ऐसा ज़रा सा ठीक हो गया था, कॉमेडी का थोड़ा सा ग्रेड अब ज़रा ठीक होने लगा था। अपने क्या नाम, सलमान खान की पिक्चर कुछ अच्छी चली थी लाइट कॉमेडी में, गोविंदा की भी लाइट अच्छी चली थी। तो मैंने कहा शायद मूड अब लोगों का बन गया, अब ये भी पीछे लगा, मौका है, देखेंगे काम करके करने में क्या नुकसान है। फिर से जो लोग भूल गए थे तो वो फिर से उनको मैं ताज़ा हो जाऊंगा, इसलिए मैंने वो काम कर लिया। और अल्लाह ने नवाजा, वो पिक्चर भी उनकी अच्छी चली, मुझे भी उसमें बहुत अच्छा इज्जत मिली, तो आई एम वेरी हैप्पी। इस बम्बई की फिल्मी दुनिया के किले के जो बंद दरवाजे हैं, वो आपने सबसे पहले कब खटखटाए थे? नहीं, मैंने सबसे पहले काम शुरू किया 1948 में। 1948 में काम शुरू किया था। 47 से स्ट्रगलिंग एंड में शुरू कर दी थी, और 48 में मुझे काम मिल गया था। बस काम मैंने ऐसे ही था नाम के लिए, बस मुझे खुद देखना पड़ता था कि मैं कहाँ हूँ, ऐसा काम। उस समय के जो आपके डायरेक्टर्स, जो उस समय के प्रोड्यूसर्स, निर्देशक, निर्माता लोग थे, आज उनमें से बहुत से हैं, कुछ लोग नहीं रहे, उनके बारे में आपके कुछ यादगार वाले जो अनुभव हैं वो थोड़े से बताइए। नहीं, उसमें क्या है, अनुभव बताने को जाऊँगा तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बहुत ही फेवरेट रहे हैं, जैसे मसलन गुरदत्त साहब, बिमल रॉय साहब, एम सादिक, ऐसे और भी कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत पहचानता हूँ। और इस उम्र में क्या है कि जो आपने बात कही ना कि कुछ रह गए कुछ मर गए होंगे, उसके लिए मेरा क्या फार्मूला है मालूम आपको? मालूम क्या न्यूज़ मिलती है? बचपन में थे तो ये न्यूज़ मिलती थी कि आज इसका बर्थडे है, कल उसका बर्थडे है, परसों उसका बर्थडे है, फिर उसका बर्थडे है। जब जवान हुए तो ये खबर मिलने लगी कि आज इसकी शादी है, कल उसकी शादी है, परसों उसकी शादी है। अब बूढ़े हो तो ये खबर मिली कि आज ये गया, कल वो गया, परसों वो गया। तो इस खबर के लिए मैं तैयार ही रहता हूँ, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे खुशी होती, चलो ये अल्लाह के पास जल्दी से पहुँच गया। मेरा कब नंबर लगता है मालूम नहीं। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो क्लीन कॉमेडी, जैसा आप कह रहे हैं आपके ज़माने में थी, और ये भी बात सच्ची है कि जब जॉनी वॉकर का नाम क्रेडिट्स में आता था, पता लगता था कि आप हैं, महमूद हैं, तो लोग आपकी वजह से फिल्में देखने जाते थे। लेकिन वो क्लीन कॉमेडी का जो ढर्रा था वो बदला कैसे और क्यों बदला? नहीं, बदलने में क्या है कि कॉमेडी जो है ये बहुत बोलते हैं लोग सबसे मुश्किल काम है, और कॉमेडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर राइटर जब तक कि उसके लिए अच्छा न हो तब तक मुझे भी तकलीफ हो जाती है समटाइम्स। लेकिन मुझे आसानी ये थी कि अल्लाह ने मुझे ऐसा नवाजा था कि मैं कोई भी चीज़ मेरे पास आती थी तो उसको मुझे अपने अंदाज में, जैसा लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें करने के लिए कभी कभी तो 75% इम्प्रूवमेंट करना पड़ता था। कोई अच्छा राइटर मिलता था तो 25% करना पड़ता था। अब जैसे अबरार अलवी साहब थे गुरदत्त के पास, वो मुझे बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, क्योंकि गुरदत्त के साथ मैंने तमाम पिक्चरों में काम किया है। अबरार अलवी ने सब मेरी पिक्चर देखी थी, तो वो इतने अच्छे राइटर थे कि मुझे मुश्किल से उसमें 10% इम्प्रूवमेंट करने को मिलता था, यानी इतनी अच्छी लिखते थे। तो कॉमेडियन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो राइटर बढ़िया होना चाहिए, दूसरा उसका टाइमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तीसरा उसमें इम्प्रूवमेंट का अपनी क्वालिटी के हिसाब से जो एक्सपेक्ट जनता करती है उसके हिसाब से उसको इम्प्रूव करने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए। तो ये होने के लिए ज़बान पे काबू होना बहुत ज़रूरी है। कोई यादगार भूमिकाएं अगर आप पीछे मुड़ करके देखें, जिसे कहते हैं सिंहावलोकन करें, शेर जैसे पीछे मुड़ के देखता है, आप अपने रास्ते पर पीछे मुड़ करके देखें, तो यादगार भूमिकाओं के तौर पर आप किन भूमिकाओं को याद करके, किन फिल्मों को याद करके मन मन मुस्कुराते हैं? नहीं, सबसे बड़ा क्या है कि मैं पिक्चर अव्वल तो देखता बहुत कम हूँ, अभी टीवी आ गई तो चलता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत मैं इधर से उधर
देख लेता हूँ, लेकिन मुझे देखने का बहुत, मैंने उस वक्त भी मेरी पिक्चरें बहुत सारी ऐसी जो मैंने नहीं देखी थी, क्यों काम में इतना बिजी था पिक्चर देखने का। पहले तो सिनेमा ही जाना पड़ता था, अभी कहाँ फिर टीवी है नहीं, घर पे बैठ के देख लो, तो बहुत कम पिक्चरें मुझसे भी छूट गई हैं। मगर मेरी जो तारीखी परफॉर्मेंस थी ऐसी कई पिक्चरों में थी, मसलन गुरुदत्त की तमाम पिक्चरों में मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। जॉनी वॉकर का असल नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। इनका जन्म इंदौर में हुआ था, जहां एक तरफ 15 लोगों से भरा परिवार था तो दूसरी तरफ गरीबी और भुखमरी थी। और ये वो वक्त था जब बदरुद्दीन ने अलग अलग व्यवसायों में अपने हाथ आजमाए। बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी BST के बस में बदरुद्दीन जमालुद्दीन को एक कंडक्टर की नौकरी मिली। लेकिन हमेशा खुश मिजाज रहने वाले बदरुद्दीन अपने पैसेंजर्स को भी खूब हंसाया करते थे। एक तरफ तो वो टिकट फाड़ फाड़ कर उन्हें सीट पर बिठाया करते थे, तो दूसरी तरफ उन्हें गुदगुदाया भी करते थे। ऐसे में लेजेंडरी एक्टर बलराज साहनी उन्हीं की बस में ट्रैवल कर रहे थे और एक स्क्रिप्ट पर काम करते हुए उनका ध्यान बदरुद्दीन पर गया। बदरुद्दीन जमालुद्दीन के नायाब अंदाज को देखकर बलराज साहनी ने उनसे कहा कि तुम जाओ और गुरुदत्त से मिलो, उसे एक ऐसे ही एक्टर की जरूरत है। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। जब बदरुद्दीन गुरुदत्त साहब के ऑफिस में पहुंचे तो गुरुदत्त ने उनसे कहा कि तुम मुझे एक शराबी का किरदार निभा के दिखाओ। और इन्होंने इस कदर उस किरदार को निभाया कि गुरुदत्त ने इनका नाम अपनी फेवरेट स्कॉच विस्की जॉनी वॉकर पर रख दिया। अरे गोली से क्या, मैं तो तोप से उड़ाने वाला था और 2 वक्त ट्राईपन किया, लेकिन वाह रे औरत वाह, एक नजर एक मुस्कुराहट। जरा मैडम दोनों का सैंपल आप ये बिल्कुल यही चीज, और इन्हीं 2 चीजों को वास्ते जूते खाते खाते फजर हो गई। और ऐसे अन्नरी से पाला पड़ा था कि कमबख्त 10 मारता था, नहीं 1 गिनता था। कोई पढ़ा लिखा होता तो कम से कम जितने मारता भाई उतने तो गिनता है। नहीं एक बात है, हिसाब में फर्क तो नहीं पड़ता। नहीं यूं तो जॉनी वॉकर साहब ने ढेर सारी फिल्म्स में काम किया है, लेकिन बाजी, आर पार, टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर एंड मिसेस 55, CID, प्यासा और नया दौर इन्हें कोई नहीं भूल सकता। ये वो दौर था जब सिर्फ हीरो या हीरोइन के लिए ही गाने गाए जाते थे और कंपोज किए जाते थे। लेकिन जब जॉनी वॉकर ने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा तो OP नैयर जैसे मशहूर और मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर ने जॉनी वॉकर की पर्सनालिटी को देखते हुए कई गाने कंपोज किए, जिन्हें मोहम्मद रफी साहब ने प्लेबैक किया। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। जॉनी वॉकर गुरुदत्त को अपना गुरु, अपना मेंटोर मानते थे और कलकत्ता में एक शूटिंग के दौरान जॉनी वॉकर और गुरुदत्त ने एक तेल मालिश करने वाले को देखा। और वो मौका था जब गुरुदत्त साहब ने जॉनी साहब से कहा कि देखो, इस तेल मालिश वाले पर पूरी नजर रखना, मैं चाहता हूँ कि तुम एक तेल मालिश वाले का किरदार निभाओ। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए। यूं तो गुरुदत्त की हर फिल्म में जॉनी वॉकर साहब नजर आते थे, लेकिन गुरुदत्त साहब की असमय मौत ने जॉनी वॉकर को बहुत बड़ा धक्का दिया। लेजेंडरी यूसुफ साहब यानी कि दिलीप कुमार ने जॉनी वॉकर को बहुत सपोर्ट किया। जॉनी साहब के बड़े ही उम्दा दोस्त शम्मी कपूर तो जॉनी वॉकर के घर पहुंच गए थे और कहा था कि मुझे गीता से शादी करनी है, बता यार मैं क्या करूं। तुमने डॉक्टर साहब की 2 टाइम खुराक वाली बात तो सुन ली ना? मम्मी हमको मम्मी मम्मी मत बोला करो, हमारा कोई बेटा नहीं है। अरे अगर होता कितना बड़ा होता। अरे बाबा तुम्हारे से बड़ा होता। जब वो छोटा होता तो तुम गोद में खिलाती, गाना गा गा के सुलाती, और आज वो बड़ा होकर बिल्कुल प्रीतम के माफिक होता तो तुम उसको भूखा रख सकती थी? हरगिज़ नहीं है। तुम उसको इस तरह मरने देती? ऐसा क्या क्यों बोलता बाबा? तो फिर जाओ ना, जल्दी से खाना लेकर आओ ना। लाती ना खाना, बेचारा लाती प्रीतम, हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। जॉनी वॉकर साहब की शादी अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस शकीला की बहन नूरजहां से हुई। ये बात सही है कि जॉनी वॉकर साहब को उनकी कॉमेडी के लिए ही याद किया जाता है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो फिल्म आनंद में उन्होंने एक ऐसा जज्बाती किरदार निभाया कि सब ने उनकी अदाकारी का लोहा एक बार फिर माना। यहीं
यहीं मिलूंगा जयचंद, इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा, इतनी जल्दी पर्दा नहीं गिरने दूंगा। और बहुत अरसे के बाद कमल हसन की फिल्म चाची 420 में जॉनी वॉकर ने एक शराबी मेकअप आर्टिस्ट का रोल किया। ये कहा जाता है कि उनके बड़े ही अच्छे दोस्त गुलजार की गुजारिश पर ही जॉनी साहब चाची 420 में काम करने के लिए तैयार हुए थे। हे सुनो सुनो मिस चटर्जी, मेरे दिल का मैटर जी। सन 2003 में कॉमेडी का ये बादशाह जॉनी वॉकर इस दुनिया को छोड़ चला, लेकिन इस एक्टर ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर्ड फिल्मों तक का सफर तय किया। दिलीप कुमार हो या देवानंद, राजेश खन्ना हो या अमिताभ बच्चन, इन सभी के युगों में जॉनी वॉकर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। और युगों युगों तक जब भी जॉनी वॉकर की फिल्म हम देखेंगे तो हमारे चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट चली आएगी। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी।